तो मैं हूं दिनेश की वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाने जा रहे हैं घर के बारे में, और वो इशू है कई बार पुराने फर्नीचर के बारे में, एंटीक फर्नीचर के बारे में, पुरानी पेंटिंग्स के बारे में, मूर्तियों के बारे में, स्कल्पटर्स जो होते हैं, जो मास्क हैं उसके बारे में, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको कहीं जाते हैं बाहर वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं लेकिन वो दिखने में इतनी प्लेजेंट नहीं होती है, उनके बारे में। हमने अपने अनुभव से पाया कि आपके घर में कई बार निगेटिविटी उन चीज़ों से आती है जो आपने कभी बाद में ख़रीदी हैं। कभी आप किसी एग्जीबिशन में चले गए और वहाँ पे आपको एंटीक फर्नीचर मिल गया, पुरानी हवेलियों का, महलों का, पुराने घरों के पुराने पुराने दरवाजे हो गए, बड़े लकड़ी के बॉक्स हो गए, ट्रंक्स हो गए, या कुछ ऐसी कुर्सियाँ, मेज़ हो गए जो कि रॉयल टाइप के दिखते हैं। आपको लगता है कि हाँ, इससे मेरे घर में एक रॉयल टच आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा करके जो हमारी हवेलियों की जो कहानियां हैं या सो कॉल्ड महलों की जो कहानियां हैं वो इतनी सुखद नहीं हैं। हर वो चीज़ जो आप अपने घर में एंटीक के रूप में, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई पेंटिंग हो पुरानी, या कोई ऐसा और किसी किस्म का स्कल्पटर बना हो, चाहे वो लकड़ी का हो या संगमरमर का हो, पत्थर का हो, किसी और चीज़ का बना हो, ये जब चीज़ें लेके आते हैं तो आपको इस बारे में शायद ज्ञान नहीं है कि उसके पीछे उस घर की जो इमोशंस होती हैं, उस घर के जो पेन्स होते हैं, वो भी जुड़े रहते हैं। जिन व्यक्तियों ने उन चीज़ों का निर्माण किया, उसके निर्माण के दौरान जो उनकी इमोशंस होती है वो भी जुड़ी रहती हैं। तो सिर्फ चित्रकारिता ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पेंटिंग ज़रूरी नहीं है, स्कल्पटिंग यानी कि मूर्ति ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे जो उस टाइम बनाने वाले का मूड था वो कैसा था, उसने कैसा बनाया, उसके गुण भी उसमें आ जाते हैं। आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ कि जब भी आप मूर्ति बनवाते हैं मंदिर के लिए, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो जैसे अब अयोध्या में भी राम जी का मंदिर बन रहा है तो वहाँ भी मूर्तियाँ लगेंगी, या बाकी जो हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ भी मूर्तियाँ लगती हैं, या किसी और रूप में भगवान को वहाँ पे बिठाया जाता है, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना। लेकिन उससे पहले जो भी मूर्तियाँ आती हैं, जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं बनकर एकदम से नए, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। मालूम है, जाने कितने मंत्रों से, जल से, साथ में उनके ऊपर शहद, दूध और बाकी सब चीज़ें, ताकि उसके ऊपर जितनी भी इमोशंस हैं, जितनी भी छाया है, जितने भी विचार उसके ऊपर जब उसको बनाने के दौरान में मूर्तिकार को या पेंटर को आए होते हैं तो वो दूर हो जाए, उन सब दोषों से मूर्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और उसकी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और जब वो शुद्धिकरण की, जो प्योरिटी की या प्योरीफाई करने की जो रीति होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद ही उसके अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। और बहुत सारे पंडित जी आते हैं, वो पूरा विधि विधान के साथ उसको स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है कि जब मूर्ति बन के आती है तो मूर्ति एक हाथ से बनती है। जो शिल्पकार होता है, जो मूर्तिकार होता है, उसको बनाता है, स्कल्पटर जो होता है उसको बनाता है। तो जब वो किस चीज़ को बनाता है तो उसके इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं, उसकी जीवंतता उसमें आ जाती है। तो हर कोण से जब आप देखोगे तो मूर्ति उसके जो कलाकार है उसको महसूस करती है, उसके इमोशंस को महसूस करती है। लेकिन जब वो मंदिर में आती है तो उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। वहाँ पे उस मूर्ति के अंदर कोई थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए। नहीं पता कि वो मूर्ति एक अच्छी सोच के साथ बनाई गई, बुरी सोच के साथ बनाई गई, या कभी कभी कुछ दिन तो सोच बड़ी अच्छी थी तब बनाई, और कुछ दिन सोच अच्छी नहीं थी, मन परेशान था तो भी मूर्ति बना दी। तो वो सारे गुण मूर्ति के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी शुद्धि या प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये लंबा प्रोसेस है। जब पूरा का पूरा प्योरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाता है। अब आप सोचिए कि जब आप कोई इसी टाइप की एंटीक मूर्तियां जब खरीदते हैं, किसी महल की, किसी हवेली की, तो वो ना जाने कितनों के हाथ से गुजरी हैं, कहाँ रखी गई थी, उसके बाद किन किन ने उनको देखा, किस नज़र से देखा, कैसे इस्तेमाल किया, ये सारे की सारी इमोशंस उनके अंदर आती हैं। और ये सारी की सारी इमोशंस उन पुरानी पेंटिंग्स में भी आती जो आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स को तो धोया नहीं जा सकता, जो एंटीक मूर्तियां खरीदती हैं उनको भी आप नहीं धोते हो,
जो एंटीक फर्नीचर आप खरीदते हो, कोई बॉक्सेस हैं, कोई कुर्सी है, कोई मेज है, कोई दरवाज़ा है या कुछ और फैंसी टाइप की आइटम है, तो आप उनको वॉश तो नहीं करते, आप उनका कोई प्योरीफिकेशन तो करते नहीं हैं। जब नहीं करते तो ला के आप ऐसे ही रख देते हैं उसको। और कई तो आजकल डीलर ऐसे हैं कि वो कई हवेलियों में जाके, पुराने घरों में जाके इस टाइप का फर्नीचर खरीदते हैं, उसको थोड़ा रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके उसको नया रूप देने की ट्राई करते हैं और दे देते हैं, लाखों रुपए में बेचते हैं और लोग खरीद के ले आते हैं कि ये हमारे घर में एक एंटीक फर्नीचर है, अच्छा लगेगा। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि आप अपने साथ शायद एक मुसीबत खरीद लाए हैं। अगर आपको इतना शौक है उस टाइप की मूर्ति वगैरह खरीदने का या उस टाइप की कोई चीज़ें खरीदने का या एक फर्नीचर खरीदने का एंटीक, इससे अच्छा हुआ कि नई लकड़ी ले लीजिए और उसके जैसा प्रतिरूप आप बनवा लीजिएगा अपने घर में उनको दे के। तो कारपेंटर तो बना सकता है ना हर चीज़ को, फोटो दिखाओ तो बन जाता है आराम से। उस ज़माने में बनते थे, अब भी बन सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। तो कृपा करके पुराना फर्नीचर कभी भी इस्तेमाल ना करें। और घर के अंदर जब नया घर बनाते हैं, नई चौखाटें लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, तो वहाँ तो कभी इस किस्म के दरवाजे और चौखाटें जो पुराने हैं कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी इमोशन सारी आती हैं। हो सकता है आपके घर में ऐसी ऐसी एंटिटीज़ आ जाएं, आत्मा आ जाए या भूत प्रेत का वास हो जाए जिससे आपको छुटकारा ही ना मिले। तो घर में हमेशा नई लकड़ी लाएं पेड़ से और उसके बाद उनका थोड़ा पूजा पाठ करके तब उनको इस्तेमाल करें। ऐसे ही बहुत बार लोग कई देशों में जाते हैं या किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ मास्क वगैरह लेके आ जाते हैं, कुछ वुडू मास्क वगैरह रहते हैं। आजकल बहुत सारे पश्चिम ऐसे फेस्टिवल हैं जहाँ पे अजीबोगरीब भूत प्रेत टाइप के मास्क लगाए घूमते हैं, फिर उन मास्क को लेके लोग घर चले जाते हैं। साल में एक दिन तो पहना जाता है। हम हिंदुस्तानी भी जब कभी कभी बाहर जाते हैं विदेशों में, तो उनको कभी यूरोप से, कभी अमेरिकन, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट से वो चीज़ें ले आते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनकी जो लोकल कल्चर होती है, जो बेसिकली के ट्राइबल कल्चर होती है, तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें बहुत मिलती हैं जो कि हा हा हू करती हैं। तो वो चीज़ें कभी मत खरीदिए, क्योंकि उनके पीछे भी इमोशंस हैं और जब उनको खरीद के आप अपने घर पे लेकर आएंगे तो अपने घर में आप मुसीबत ला रहे हैं। तो ये जो मास्क हैं, जो इनको वुडू मास्क भी कहते हैं, कई और किस्म के हैलोवीन मास्क वगैरह कहते हैं, या कई और किस्म के मास्क हैं जो बाज़ार में बहुत सारे बिकते हैं, ख़ास तौर से उन्हें कभी मत खरीदिएगा। ये मैं जो बेचने वाले हैं उनके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो ख़ास तौर से गृह संरचना के जो नियम हैं, जो विश्वकर्मा जी के नियम हैं, मैं उनके अनुसार आपसे बात कर रहा हूँ। तो इनको कभी ना खरीदिएगा। तो पुरानी मूर्तियों में, पुरानी पेंटिंग्स में, पुराने कुछ इस किस्म के जो फर्नीचर्स हैं या मास्क है या पुरानी ऐसी कई चीज़ें जो हवेलियों से वगैरह से, पुरानी बड़े बड़े घरों से निकली है, सावधान रहिएगा। दूर रहेंगे इनसे तो अच्छा है। या तो उनकी हिस्ट्री पता कर लीजिए बिल्कुल, और आप सेटिस्फाई हैं, 100% सेटिस्फाई हैं तो लेके आइए, नहीं तो फिर शायद कहीं ना कहीं आप अपने घर में एक मुसीबत को लेके आ रहे हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और जो इनसाइट्स मैंने दी हैं वो भी आपको पसंद आई होंगी। करो तो ऐसा कि प्रोग्राम में हम बहुत सारी आपको ऐसे इंसाइट्स देते हैं जो गृह संरचना के जो खासतौर से नियम हैं उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और अपनी फीडबैक भी भेजिएगा। लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घर हो तो ऐसा से दिनेश के वोरा को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्दी आपसे होगी मुलाकात।